नमस्ते दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज मैं आप सबों के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप सबों के सामने लेकर आया हूं। और ऐसा हो भी सकता है कि इस तरह से जो टॉपिक मैं आप सामने ले आया हूं, इस तरह का टॉपिक, इस तरह का वीडियो शायद ही बन पाया होगा। तो आज का जो ये वीडियो है तो आप सबों के नॉलेज के लिए, आपके इतिहास के ज्ञान के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही खास है। क्योंकि अगर हम लोग बात करते ऐतिहासिक स्रोत के बारे में, भारत के ऐतिहासिक स्रोत, हम लोग कहाँ से आए हैं, हमारे भारत के इतिहास को कैसे जान पाए, उन सारी बातों को हम लोग जानते हैं कि एक साहित्य स्रोत के माध्यम से हम लोग देखते हैं, एक विदेशी यात्री के स्रोत पे देखते हैं, और एक है पुरातात्विक स्रोत के आधार पे हम लोग भारतीय इतिहास के बारे में जान पाते हैं। तो उन्हीं में से एक है विदेशी यात्री जो भारत में आए और भारत के इतिहास को वे साहित्य के माध्यम से लिख कर के पूरी दुनिया में फैलाने का काम भी किया। तो भारत में बहुत सारे विदेशी यात्री आए, लेकिन कुछ प्रमुख विदेशी यात्री हैं, उनके बारे में हम लोग आज के इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब हम लोग बात करते हैं कि भारत में आए प्रमुख विदेशी यात्री एवं दूत के बारे में। तो ऐसी बातें क्या थी, उन सारी बातों को हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे ये भी कहता है कि भारत के इतिहास में समय समय पर कई प्रख्यात विदेशी यात्री एवं दूतों ने भ्रमण किया है ना। जैसा मैंने शुरू में बताया कि भारत में बहुत सारे विदेशी यात्री आए, उन्होंने भारत पे घूमा, किसी राजा के अंडर में भी काम किया और भारतीय इतिहास को लिखने का काम भी किया। आगे ये भी कहता है कि कुछ विदेशी यात्री भारत में अध्ययन यात्रा के लिए आए थे, तो कुछ शासन प्रशासन समझने के लिए भारत आए थे, और कुछ तो भारतीय जो यात्री आए वे भारत में व्यापार की संभावनाएं तलाशने के उद्देश्य से भारत में उन्होंने प्रवेश किया था। माने बहुत सारे उद्देश्य थे उनके, जो भी विदेशी यात्री भारत आए हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं बहुत ही खास टॉपिक, जो है भारत में प्रवेश किए विदेशी यात्रियों के बारे में, जो प्रमुख विदेशी यात्री हैं। तो सबसे पहला जो नाम आता है आपका मेगास्थनीज का आता है, ठीक है। तो मेगास्थनीज जो है वो, उसको हम लोग कहते थे मेगास्थनीज सेल्यूकस भी कहा जाता था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। उस बात हो रही है सन 1905 ईसा पूर्व की। और मेगास्थनीज सेल्यूकस जो थे वो यूनानी शासक सेल्यूकस का एक राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। अब मेगास्थनीज कई वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। उसने भारत में कुछ ऐसा भी देखा जिसका वर्णन उसने अपनी इंडिका नामक पुस्तक में किया है। इंडिका क्या है? इंडिका एक अर्थशास्त्र पुस्तक के रूप में भी इसको जाना जाता है। मेगास्थनीज जो है उन्होंने पाटलिपुत्र में बहुत सुंदर वर्णन किया है, पाटलिपुत्र का, जिसको वर्तमान में हम लोग पटना कहते हैं। और उसका कहना था कि भारत का सबसे बड़ा नगर पाटलिपुत्र है। नगर चारों ओर से दीवारों से घिरा है। इस नगर में अनेक फाटक एवं दुर्ग हैं। नगर में अधिकांश मकान जो है वो लकड़ियों के बने होते हैं। ऐसी बातें मेगास्थनीज के द्वारा कहा गया है, और उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो पाटलिपुत्र है वो भारत का सबसे बड़ा नगर में से एक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फाहियान के बारे में। फाहियान भी एक चीनी यात्री थे, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। फाहियान जो चीनी यात्री हैं, जो फाहियान हैं वे भारत में 399 से 414 ईस्वी तक भारत में वे रहने का काम किए। फाहियान जो है एक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। फाहियान का जो उद्देश्य था वो बौद्ध स्मृतियों एवं बौद्ध हस्तलिपियों की खोज करना था। इस प्रकार फाहियान ने उन स्थानों का ही भ्रमण किया जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे, ठीक है।
ये थे फाहियान, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान हमारे देश भारत में आए थे। अब और एक बहुत ही महत्वपूर्ण यात्री हैं जिनका नाम ह्वेन-सान है, जो खुद एक चीनी यात्री हैं और वे हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान वे भारत आए थे। अब भारत में वे 629 से 643 ईसा पूर्व तक वे भारत पे रहे थे। और उसने एक पुस्तक भी लिखी जिनका नाम सी यू की था, और सी यू की जो पुस्तक है उसमें अपनी यात्रा तथा भारत का विवरण दिया गया है। और इनके वर्णनों में से हर्षवर्धन कालीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति के बारे में परिचय हम लोगों को मिला था। आगे ये कहता है कि जो ह्वेन-सान जो है, ह्वेन-सान के जो प्रमाणों के कारण हमें ये ज्ञात होता है कि हर्षवर्धन एक परिश्रमी, परोपकारी राजा था, शासक था, है ना। उनके आधार पे जो भी किया गया था उसके आधार पे पता चलता है। ह्वेन-सान जो है वे हर्षवर्धन की कलात्मक भावनाओं पर भी वे प्रकाश डाला था, और हर्षवर्धन ने हमेशा ज्ञानार्जन की बात करते थे और ऐसी बातों को वे हमेशा प्रोत्साहन भी देते थे। चलिए आगे है इति सिंह। ठीक है, इति सिंह भी एक चीनी यात्री थे और वे एक बौद्ध भिक्षु थे, और उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में 10 वर्ष तक रहकर उसने वहाँ मतलब नालंदा विश्वविद्यालय में एक प्रसिद्ध आचार्यों से संस्कृत तथा बौद्ध धर्म के ग्रंथों को पढ़ने का काम भी किया था। अगला है इति सिंह जो है वे 665 ईस्वी के समय सुमात्रा से होकर समुद्र मार्ग से वे भारत आए थे। सुमात्रा से होकर कब आए थे? 675 ईस्वी में। और उन्होंने नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा उस समय के भारत पर प्रकाश डालने का काम भी उन्होंने किया था। आगे ये कहता है कि जो इति सिंह जो थे उन्होंने 691 ईस्वी में अपना प्रसिद्ध ग्रंथ भारत तथा मलय द्वीप पुंज में प्रचलित बौद्ध धर्म का विवरण उन्होंने लिखा था। यह जो ग्रंथ जो है वो बौद्ध धर्म और संस्कृत साहित्य के इतिहास का स्रोत माना जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे अल बरूनी के बारे में। अल बरूनी कौन थे और वे कहाँ से आए थे, इनके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे। जो अल बरूनी जो है उनका जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में हुआ था, और सन की बात करें तो 973 ईस्वी में उन्होंने इसकी स्थापना किया था। ठीक है, वे प्रवेश किए थे। वह एक फारसी का एक प्रसिद्ध विद्वान था। कौन? अल बरूनी। उसने मोहम्मद गजनवी की सेना के साथ भारत की यात्रा की थी। इससे तहकीक-ए-हिंद नामक पुस्तक की रचना भी उन्होंने किया था अल बरूनी ने। और अल बरूनी द्वारा रचित कुल 14 पुस्तकों में से किताब उल हिंद सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ, लोकप्रिय हुआ। उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने 14 पुस्तकों का रचना किया था। ठीक है, उन्हीं से एक महत्वपूर्ण पुस्तक था किताब उल हिंद, और उसकी इस पुस्तक को दक्षिण एशिया के इतिहास का प्रमुख स्रोत माना जाता था। अल बरूनी का जो असली नाम था अबू रेहान मोहम्मद था, लेकिन वह अल बरूनी के नाम से ही अधिक प्रसिद्ध हुआ, जिसका अर्थ क्या होता है? उस्ताद। चलिए अगला है मार्को पोलो। मार्को पोलो जो है वो वेनिस यात्री थे, या एक इतालवी मतलब इटालियन एक व्यापारी थे, खोजकर्ता थे, और वे एक राजदूत के रूप में भी काम करते थे। इसका जो जन्म है मतलब मार्को पोलो का जो जन्म है वेनिस गणराज्य में मध्य युग के अंत में हुआ था।
ठीक है। अब मार्को पोलो जो है उन्होंने अपने पिता निकोलस पोलो और अपने चाचा मातेयो के साथ सामुद्रिक यात्रा की थी। वह मतलब मार्को पोलो जो है वह रेशम मार्ग की यात्रा करने के वाला सर्वप्रथम यूरोपियनों में से एक था। उसने अपनी यात्रा 1271 ईस्वी में लाइयासुस बंदरगाह से प्रारंभ किया था। वेनिस से शुरू हुई अपनी यात्रा में वह कस्तूनिया से वोल्गा तट, वहाँ से सीरिया, फारस, काराकोरम और फिर काराकोरम के से उत्तर और बुखारा होते हुए मध्य एशिया में स्टेपी के मैदानों से गुजरकर पेकिंग तक वे पहुँचे थे और वे भारत में लगभग 3 वर्षों तक का समय उन्होंने लगाया था। चलिए आगे है इब्न बतूता। इब्न बतूता एक मोरक्को यात्री थे जिनका जन्म 24 फरवरी 1303 ईस्वी को हुआ था। और इब्न बतूता का जो पूरा नाम की बात हम लोग करते हैं तो उनका नाम होगा अबू अब्दुल्ला मोहम्मद। इब्न बतूता इन्होंने कुल का नाम यहाँ पे थोड़ा गलत दिया हुआ है और आगे चल के अबू अब्दुल्ला मोहम्मद को इब्न बतूता के नाम से जाना जाने लगा। उन्होंने मतलब इब्न बतूता ने रहला नामक एक पुस्तक का रचना भी उन्होंने किया था। चलिए आगे है और ये आखिरी है निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी जो है एक इटली के यात्री थे। इटली से वे भारत प्रवेश किए थे और निकोलो कोंटी विजयनगर आने वाला पहला विदेशी यात्री भी थे। वह विजयनगर साम्राज्य के राजा देवराय के शासनकाल में 1420 ईस्वी से 21 ईस्वी में उन्होंने भारत में प्रवेश किया था। ठीक है, जो मध्य युग में मुस्लिम भारत व्यापारियों के वेश से इटली से भारत आया। उसने दक्षिण पूर्व एशिया और चीन तक की यात्रा की। अपने यात्रा में विवरणों का लैटिन भाषा में लिखा हुआ दिखाई पड़ा है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने कुछ प्रमुख विदेशी यात्रियों के बारे में जाना जो आपके नॉलेज के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए इसी के साथ मैं आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। और आज के वीडियो में हमने जान पाया भारत पर आए प्रमुख विदेशी यात्रियों के बारे में। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।